नमस्कार छात्रों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, जैसा कि पिछली क्लास आप सभी ने देखा कि मैंने संधि का प्रकरण शुरू किया था और मैंने कहा था अगली क्लास में जब आप आएँ तो मुझे सूत्रों के साथ में ही आएँ या सूत्रों को याद करके ही आएँ, क्योंकि हम आपको उसके बाद में एक प्रकरण पढ़ाएंगे जो हम आगे की तरफ आपको ले करके जाएंगे। तो ऐसे मैंने गुजारिश की थी और मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सभी पढ़ के आए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और ऐसा मैं मान लेता हूं। बाकी आपके ऊपर है, आप कितना अपने एंड से एफर्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बाकी वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आप अपने मित्र समूहों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे अच्छे बच्चे जो कि चाहते हैं कि वो अपनी मंजिल को पाएं या जो चाहते हैं कि वो ज़रूर सफल हो जाएं, तो उनका स्वागत है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्र समूहों में ऐसे लोगों को इस क्लास के बारे में थोड़ा सा बताएं, बस यही हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। चालू करेंगे क्लास को आगे, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप रिवाइज करें, उसके बाद आगे क्लास चले। तो रिवाइज करने में मैं चाह रहा हूं कि आप स्वर संधि हम पढ़ेंगे आज। तो स्वर संधि की जो मैंने कल आपको सूत्र बताए थे उनको आप याद करेंगे, आप खुद बताएंगे किसका सूत्र है। अगर पहला सूत्र मैंने लिख दिया अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा, तो मैं पूछूं कि प्यारे बच्चे आप सभी लोग अपने एंड में बैठे हैं और अपनी कॉपी में लिखिए और सबसे पहले रिवीजन करिए। अका सवर्णे दीर्घा किसका फार्मूला है? तो आप कहेंगे सर ये किसी और का नहीं बल्कि ये दीर्घ संधि का फार्मूला है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है और आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। दूसरा सूत्र मैंने कहा लिखने की कोशिश की, तो दूसरा सूत्र मैंने लिखा आद गुणः। क्या लिखा? आद गुणः लिखा। अगला सूत्र मैंने लिख दिया वृद्धि रेचि। अगला सूत्र मैंने लिख दिया, क्या लिखा? इको एड़ची। पांचवा सूत्र मैंने लिख दिया यचो यवायावः। अगला सूत्र मैंने लिख दिया अंगी ही, अंगा बनाया और विसर्गें लगाया, यानी ये बिंदी अंगा की है और ये वाली हैं विसर्गें। अंगी ही पदांता दति, ये लिख दिया। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और सातवां नंबर मैंने लिख दिया अंगी, छोटी की मात्रा, पर रूपम। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र मैंने सब याद कर रखे हैं और मैं इनको बता भी दूंगा कि ये किस संधि का कौन सा सूत्र है। मैंने कहा बिल्कुल आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं और आपको संस्कृत में बढ़िया, जैसे इसमें देखो खुद ही लिखा आद गुणः, गुणः मतलब गुण संधि, तो इसका सूत्र हो जाता है आद गुणः। किसका सूत्र है ये? गुण संधि का सूत्र। आप खुद ही देखिए, जैसे इसमें देखो लिखा है अका सवर्ण दीर्घा, दीर्घ संधि, आद गुणः गुण संधि, वृद्धि रेचि, ये किसका सूत्र है? तो आप कहेंगे कि सर जी ये वृद्धि संधि का सूत्र हो गया है। आगे पूछा जाए इको यड़चि, तो आप कहेंगे ये यण संधि का सूत्र हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए आगे यचो यवा याओ, तो अय आए औ आओ कहाँ होता है? सीधे बता दीजिए कि सर जी ये कोई और नहीं बल्कि अयादि संधि है, अय आदि। फिर लिखा है अंगी पद, अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन बड़ा होता है। अंगी ही, अंगः, अंगः पदांता दति, और यह है अंगी पर रूपम। तो ये तो ठीक है भाई कि चलो पर रूपम लिखा है तो फट से लिख दोगे पर रूप संधि। तो इसके लिए यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि जिसमें नाम आएगा वो खुद पर रूप होगी, जिसमें नाम ना आए उसको आप शौक से पूर्ण रूप संधि लिख देना है। इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात है ही नहीं। और जब तक आपको संधि में प्यारे बच्चे इन सूत्रों का स्मरण नहीं होता है, ये सूत्र आपको याद नहीं होते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप संधि में आगे नहीं बढ़ सकते हैं या संधि आगे नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी मकान की अगर नींव जर्जर हो जाती है तो प्यारे बच्चे मकान का खड़ा हो पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो रीढ़ की हड्डी है, जो बेसिक है,
मैंने शुरू से ही कहा है, चाहे हिंदी पढ़ाया हो, चाहे संस्कृत पढ़ाया हो, चाहे मैंने आपको सीडीपी पढ़ाया हो, मैंने शुरू से ही मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि आपको जो बेसिक है वो बहुत अच्छी तरीके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना बेसिक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो। एक ये तो एक छोटी सी बात हो गई कि आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपको आ गई होंगी, आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, आगे की बात आज हम चलेंगे दीर्घ संधि में, उसके बाद में गुण संधि में, फिर वृद्धि संधि में, ऐसे ट्रेवल करते हुए हम आगे तक आज पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही तसल्ली से देखिएगा। तो आज का जो प्रकरण है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो है हमारा स्वर संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत हम इनके भागों की चर्चा करेंगे। और सबसे जो पहला भाग है उसका नाम है दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये इसका नाम है। तो यहीं से हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर जी, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अब दीर्घ संधि को समझने के, हालांकि आपने हिंदी पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे और फिर सूत्र के माध्यम से आगे की चर्चा हम बढ़ाएंगे। तो सूत्र इसका है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखो, सबसे पहले देखो, मैंने कहा था शुरुआत में कि मैस्वर सूत्र पढ़ो और उसके बाद में आप इसमें आने वाले क्या पढ़िए, आपने कहा था इसमें आने वाले प्रत्याहार पढ़िए, क्योंकि बिना प्रत्याहारों के जिंदगी अधूरी है। संस्कृत को बिना प्रत्याहारों के जो समझना चाहता है वो महामूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। मैंने कहा बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता कौन कौन है। अक प्रत्याहार में कौन, देखो लास्ट में हमने देखो यहाँ पर अकः लिखा हो, लेकिन यहाँ पर हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि प्रत्याहार पढ़ने के लिए ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है हमेशा इत संज्ञक वर्ण, जो कि आधा होता है और आगे वाला आप समझी गए। तो अकः सवर्णे दीर्घा मतलब अक के अंतर्गत कौन कौन आता है। इसके अंतर्गत आते हैं, शब्द आते हैं अ, ई, उ, ऋषि और ली। ये 5 प्रकार के जो शब्द होते हैं प्यारे बच्चे, ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और सूत्र कहता है अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक के बाद में समान वर्ण। अकः सवर्णे माने अक के बाद में, अक में जितने भी वर्ण आए हैं, जैसे कि हम कहें अक में कौन कौन है, आ, ई, उ, ई और ली, ठीक, ये आए हैं। इनके बाद में अगर समान वर्ण मिल जाए, समान वर्ण का सवर्णे, सवर्णे का मतलब समान वर्ण। मान लीजिए जैसे ये आपका जब आ, यहां पर हम लिख लेते हैं आ, ई, उ, ऋषि और ली, ये वर्ण आए हैं। और इनके बाद में अगर सवर्ण आना शुरू कर दें, सवर्ण का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखना सवर्ण क्या है। सवर्ण माने, सा माने समान, वर्ण माने जब जैसा ये वर्ण इसी के जैसे वर्ण आ जाएं, तो आप लिख दें कि इसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, या इसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई आ जाए, या इसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ उ आ जाए, ऋषि के बाद में केवल ऋषि आ जाए, और इसके बाद में केवल ली आ जाए। माने इसके बाद में इन दोनों में से कोई आ जाए, इसके बाद में इन दोनों में से कोई आ जाए, इनके बाद में इन दोनों में से, इनमें इन दोनों में से, और इनमें इन दोनों में से। या आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो हैं ये चाहे ह्रस्व हों और चाहे दीर्घ हों। इनके बाद में सवर्णों में क्या क्या आ जाए, चाहे ह्रस्व सवर्ण आ जाए, माने चाहे छोटा वाला सवर्ण आए, और चाहे दीर्घा माने बड़ा वाला सवर्ण आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भैया, समझते जाइएगा, क्योंकि दिक्कत में ना पड़िएगा, सूत्र ही सब कुछ बताएगा कि क्या करना है। तो फिर लिखा हुआ है कि अगर अक के बाद में अगर अक ही आ जाए, यानी अक में आने वाले वर्णों के बाद में अक में ही आने वाले वर्ण अगर आ जाते हैं, तो दीर्घा यानी इनका सबका दीर्घ हो जाता है। मैंने कहा चाहे छोटी आ आए चाहे छोटा आ आए, लेकिन इसके बाद में इनके आएगा तो हो क्या जाएगा, हो जाता है हमेशा दीर्घ। किसका दीर्घ, इसका दीर्घ हो जाता है हमेशा दीर्घ। किसका दीर्घ, तो ई का दीर्घ हो जाता है हमेशा दीर्घ। किसका दीर्घ,
ऊ का दीर्घ हो जाता है दीर्घ, यानी बड़ी ऋषि हो जाएगी। और इसमें भी अगर कहा जाए तो ली का चूंकि दीर्घ होता है तो ली हमेशा ली ही रहेगा। मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि जो ली होता है इसका ह्रस्व होता है और प्लुत होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, इसीलिए इसके कुल जो ली की संख्या होती है कितनी होती है, तो आपने कहा था कि 12 होती है। याद करिए फिर बताइए मुझे। संध खुद ही कहती है कि अकाह, अक प्रत्याहार में आने वाले शब्दों के साथ में सवर्ण माने उनके ही जैसे वर्ण आ जाएं तो दीर्घा माने दीर्घ 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 हो जाता है। खत्म हो गई बात। इससे ज़्यादा सरल संधि कहाँ हो सकती है। तो सूत्र ही बताएंगे कि अब आपको अक प्रत्याहार नहीं आता है तो ये आपकी कमी है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही प्रत्याहारों से ही की थी और मैंने कहा था कि भैया बिना प्रत्याहार के आप कुछ नहीं बता सकते और ना ही कुछ आप कर सकते हैं। इसलिए प्रत्याहारों को जानना और समझना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक रहेगा, हमेशा रहेगा। बताया था पहली बात। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पर समझने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हालांकि बिल्कुल हलवा चीज़ है। अक प्रत्याहार आ, ई, उ, ऋषि और री। अक कैसे देखेंगे, देखो पहला हमारा महेश्वर सूत्र क्या था, तो आप कहेंगे सर जी पहला था आ, ई, ऊड़, अ, ई, ऊ और ण। दूसरा क्या था, दूसरा सर जी था ली, क। याद करो, पहला सूत्र था आयुण, दूसरा था रिलिक। अक प्रत्याहारी तो पूछ रहा है अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार लिखो आके यहाँ पर अक प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या बता रहा है कि का के बाद में नहीं जाना है, का के बाद में जाओ ही मत, क्योंकि दूसरे मिल गया है। और आ तक तो इसमें क्या कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ, ई, ऊ, ऋषि और ली, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे ही हम अक प्रत्याहार कहते हैं। अगर आपने वहाँ पर प्रत्याहारों क्लास बहुत शान से पढ़ी है तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि महेश्वर सूत्र याद करने ही पड़ेंगे और आप याद करके इनको रखिए भी। बताओ ये समझ गए। यानी हमारे पास अका सवर्ण दीर्घ, अक के बाद में अक के ही वर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाता है। खत्म बात। स्क्रीनशॉट करो, फिर इसके हम उदाहरणों पर भारी भरकम चर्चा करेंगे। चलो करो जल्दी से, फिर चर्चा आगे की शुरू की जाए। ठीक है, चलो देखो अब हम चर्चा करेंगे इनके उदाहरणों की। अगर महेश्वर सूत्र याद है, इसके उदाहरण याद हैं, तो दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से पढ़ते रहिए, आपको सब कुछ एक एक बात बिल्कुल समझ में आती जाएगी। तो यहाँ पर हम अगर शॉर्टकट में लिख दें, देखो शॉर्टकट में सूत्र कैसे बना दें, ये तो सूत्र है ही है, एक और सब सूत्र बना दें कि अक के बाद यदि अक दिखाई पड़ जाए तो दीर्घा, यानी दीर्घ कर देना है। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या। अरे यही बात तो है, अक के बाद अक आ जाए तो दीर्घ कर दो, बात खत्म हो गई। ठीक है मेरी बात। अच्छा देखो आगे की बात करते हैं, उदाहरण करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं उदाहरण। तो एक उदाहरण हमारे पास में है, बहुत सारे उदाहरण करेंगे। वाचनालयः, ये तो ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पुस्तकालयः। हमारे पास में अगला जो उदाहरण है वो है देवालयः। और सभी लोग उदाहरण में जरूर कंसंट्रेट करेंगे। देवालयः। अगला है विद्यालयः। तो ये तो हो गए भैया आ वाले। अब ई वाले सुनो, ई वाले कौन कौन से लिखेंगे कपीसः, टुकड़ों में करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कपीसः, फिर लिखेंगे मुनीशः, फिर लिखेंगे मुनीन्द्र, और फिर लिखेंगे रवींद्रः, मुनीन्द्रः और रवींद्रः। देखो इतनी चीज़ें हम करके देखेंगे। हमें पता है कि भैया कुछ नहीं करना है, अगर कभी भी अक के बाद अक आए तो इसका हम सबसे पहले हम करेंगे इनका विच्छेद। तो हो जाएगा वाचन और प्लस आलया, ये लिखा हुआ है। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर क्या है छोटा आ, यहाँ पर क्या है बड़ा आ, आप समझ गए कि सवर्ण है। सवर्ण का मतलब होता है कि आ के बाद सा, माने समान वर्ण। ऐसा नहीं है कि अक में ई आ गया फिर का आ जाए, वो गड़बड़ हो जाएगा। समान वर्ण सवर्ण आने चाहिए।
जैसे ही देखा कि यहाँ पर भैया क्या है, आपने देखा यहाँ पर छोटा आ है और इसमें क्या है, इसमें बड़ा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, और स्वर संधि में केवल स्वरों को ही देखते हैं, ना कि हम ना को देखेंगे। हमें व्यंजनों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना केवल और केवल प्यारे बच्चे स्वरों से ही है। स्वर देखें, हमारे पास आ और आ मिला, और हम जानते हैं कि कुछ भी मिले होना हमेशा दीर्घ ही है, और आ का दीर्घ क्या होता है, बड़ा आ। वही हमने यहाँ पर किया, इसका छोटा आ खत्म कर दिया, इसका बड़ा आ खत्म, यहाँ से बचा लय और यहाँ से बचा वाचन। देखो कितनी चीज़ें बची हैं, यहाँ से बचा वाचन, आधा ना हो गया। क्यों? क्योंकि इस ना से आप खुद ही बताइए, अगर किसी भी व्यंजन से अगर आप स्वर को हटा लेंगे तो व्यंजन कैसा हो जाएगा, आधा बचेगा। ये बचा आधा और आगे बचा है लय, लेकिन बीच में क्या गया, बड़ा आ, और बड़ा आ किसके साथ आएगा भाई, यहाँ पर बड़ा आ आया, इस किसके साथ आएगा, इसके साथ आ जाए, तो इसको आधा से हटा करके इसको इसने क्या कर दिया, इसको कर दिया पूरा वाचना और लय, तो ऐसे बन गया पूरा वाचनालय। समझ गए ना बात? तो ऐसी है हमारी दीर्घ संधि छोटी सी, और बाकी हम ये आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सरल सी बात है। अगर इसका हम विच्छेद करना चाहें तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जी पुस्तक और प्लस आलय बराबर हो जाएगा पुस्तकालय। बाकी कर लोगे तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल कर लेंगे, और हर एक व्यक्ति अपनी कापी में देवालय और विद्यालय का जरूर करेगा, और अगर आप ऐसा करेंगे और नहीं करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं, फिर अपने साथ में, मेरे साथ में नहीं, ठीक है? तो जिम्मेदारी से करिए। उसके बाद में देखो है कपीशः, तो आप जानते हैं कि कपि माने बंदर, और याद रखना हमेशा जो ईशा होता है, ईश्वर कैसा होता है, बड़ा होता है, तो चूंकि ईश्वर बड़ा है इसीलिए आप ईसा के साथ में हमेशा बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। और इंद्र जो है, जैसे कि यहाँ की अगर बात करें मुनीन्द्र, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे मुनि और धन इंद्र। तो देखिए यहाँ पर संशय ये रहता है कि यहाँ पर बड़ी ई लगाएंगे छोटी ई लगाएं। देखो इंद्र नीच आदमी था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देवता है, उसका बड़ा सम्मान है, लेकिन चूंकि जो इंद्र था वो अप्सराओं का नाच देखता था। आप खुद जानते हैं, आप खुद ही बताइए, ऐसा व्यक्ति जो डांस देखता हो कैसा होगा, छोटा होगा, इसलिए उसमें छोटी ई का प्रयोग। और ईश्वर तो गॉड तो बड़ा होता ही है, उसमें बड़ी जी बनती है इंग्लिश में, इसलिए बड़ी जी का प्रयोग या बड़ी ई का प्रयोग, ऐसे भी आप याद, क्योंकि यहाँ पर ये टेक्निकल टर्म है। आप ये याद रखो कि इसमें बड़ी ई बनानी है कि छोटी ई, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि पा के साथ है छोटी ई और इसके साथ है बड़ी ई। मैंने कहा था सवर्णे दीर्घा, यानी जब भी कभी सवर्ण आएगा तो होना दीर्घ ही है। आप खुद ही बताइए ई और ई में दीर्घ क्या है, आप कहेंगे बड़ी ई है, यानी अल्टीमेटली हो जाना है इसको बड़ी ई। अब जब किसी भी व्यंजन से स्वर को हटाओगे वो बचेगा आधा, तो यहाँ पर बचा कप और यहाँ पर बचा सहा, और आ का गया बड़ी ई। बड़ी कहाँ, इसमें जुड़ेगा कि इसमें, तो इसमें जुड़ेगा तो हट गया, और ये जुड़ गया तो पहले भैया क्या हो गया, तो ये हो गया कपीसा। ऐसा होता है, या ऐसे इसका मेल हुआ है, याद रखेंगे। कपीसा हो गया और ये मुनीसा हो गया, मुनीस में मुनिधन ईस, ई का बड़ी ई, और रविंद्रा रविधन इंद्रा। रवि माने सूर्य और इंद्रा माने इंद्र, तो जानते ही हैं आप, ठीक है? तो ये भी थोड़ा याद रखेंगे, जब आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तब आपको शब्दों का पता चलने लगेगा कि रवि में हम छोटी ई लगाएंगे कि बड़ी ई लगाएंगे, इंद्र में छोटी ई लगाएंगे कि बड़ी ई लगाएंगे, ईश्वर में छोटी ई लगाएंगे कि बड़ी ई लगाएंगे। ये चीज़ प्रैक्टिस की है, ठीक है? तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। जिनको हम छोड़ते जा रहे हैं उनको आप पूरा करेंगे, और जिनको हम पूरा कर रहे हैं वो तो पूरे होते ही जा रहे हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखेंगे। 1 मिनट रुकिए, पावर डाउन हुआ है, अभी ठीक है, ओके। देखो प्यारे बच्चे, पावर डाउन हुआ था लेकिन हमको उसको ठीक करना पड़ा है। देखो ये समझ गया ना? देखो आगे सुनो। अब आगे की बात ये है कि हमारे पास में और उदाहरण हैं। कौन से हैं उदाहरण? जैसे हमारे पास उदाहरण हैं भानुदया, हमारे पास उदाहरण हैं वधूर्मि, हमारे पास उदाहरण हैं भानुदया हो गया, वधूर्मि हो गया, हमारे पास है विधुदया, हमारे पास है गुरुपदेशः, विधुदया, हमारे पास है गुरुपदेशः आदि आदि उदाहरण हमारे पास। ऊ के लिए हम 4 उदाहरण लेते हैं तो बहुत सारे। जैसे एक और ले लेते हैं, 5वां है सूक्ति ही, ठीक है?
तो ये हमारे पास हैं। देखो इनको पहले हम देख लेते हैं। भानुदया, आप सब जानते हैं, बताओ भानु माने सुर की, भानु माने सुर, बड़ा ऊ कभी भी नहीं लगता है, भानु छोटा ऊ लगता है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं भानु और धन उदया। आपने खुद देखो, यहाँ पर देखो कि छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है, और अगर इसका छोटा ऊ और इसका अगर छोटा ऊ मिला दें, आप जानते हैं अका सवर्णे दीर्घा होना हमेशा दीर्घ है। खुद ही बताइए कि ये दीर्घ इसका क्या होता है, तो बड़ा ऊ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, जब हटा तो ये बचा आधा, और ये तो दया बचा। देखो एक बार बता देते हैं, देखो क्या बचा, जब इससे छोटा ऊ निकाला तो प्यारे बच्चे बचा भान, और इधर क्या बचा दया। इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हुआ आया, तो यहाँ पर आधा हो गया, और ये दया बचा, और बना क्या बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ कहाँ पे आता है, जो आधा होता है उसको पूरा करने के लिए आता है। तो जैसे ही उसको पूरा करने के लिए आया तो उसका हलंत हटाया, बड़ा ऊ लगाया, तो बताओ मिलके भानुदया नहीं बन गया क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, बन गया। क्यों हो गया, ऐसे होता है भानुदया। आगे इसमें क्या होगा, तो बदि धन ऊर्मी। हमेशा याद रखना, कभी भी जो लहरें होती हैं वो छोटी नहीं होती हैं। लहरें हमेशा कैसी आती हैं, तो आप कहेंगे भैया लहरें हमेशा बड़ी आती हैं। और बस आपको यही मैं सिखाने की बार बार कोशिश करता रहूँगा कि आप भैया जब भी कभी ये टर्म पढ़ें तो कम से कम आपको ये समझ में ज़रूर आना चाहिए कि हम उर में लिख रहे हैं कि ऊर में लिख रहे हैं। तो ये भी आप याद रखना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वधु, वधु नहीं, वधु माने बहू नहीं होती है, वधु माने बहू होती, सॉरी वधु माने बहू होती है। तो वधूर माने वधु, और याद रखना वधु कभी ना लिखना, हमेशा वधु लिखना, क्योंकि पुत्र वधु होता है, पुत्र वधु नहीं होता है। कभी भी यहाँ पर संशय में ना आइएगा, हमेशा इसको लिखना वधु, हमेशा बड़ा होगी मात्रा। वधु धन ऊर्मी, 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 तो हो जाएगा बधूर्मी। यहाँ पर देखो बड़ा ऊ, यहाँ पर भी बड़ा ऊ। मैंने कहा था चाहे ह्रस्व हो ऊ, चाहे दीर्घ हो ऊ, होगा हमेशा दीर्घ ही। तो आप आगे करके लिख दोगे इसको बधूर्मी, जो कि आपके सामने आगे लिखा हुआ है। बाकी आप खुद ही समझदार हो। विधुदया, तो विधु, अब देखो यहाँ पर विधु लिखोगे क्योंकि वो वधु नहीं है, ये क्या है विधु। देखो दिमाग लगाइएगा, आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है। जब कभी वधु आ जाए तो वधु, और जब कोई विधु आ जाए तो यहाँ पर विधु। इसका भी आप याद रखना, इसका हो जाएगा विधु और धन उदया बराबर विधुदया। वधु पुत्र वधु, तो हमेशा वधु में बड़ा ऊ की मात्रा और विधु में हमेशा छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये तभी सही होगा। कर पाएंगे इसको, कर लेंगे ना? तो भैया जी हाँ, आप कहेंगे कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो एक बार। आगे की चीज़ों में बढ़ते हैं। जैसे कि आगे के उदाहरणों की हम चर्चा करना चाहें ऋषि वालों की, तो कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखना। हो सकता है आप कहें वीडियो में एक एक संधि ही पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारा ये लक्ष्य है कि आप हर एक उदाहरण से वाकिफ जरूर हों और प्रैक्टिस आपको ज़रूर होनी चाहिए। उदाहरण आप जैसे पढ़ेंगे मातृणम, आपके सामने लिखा होगा पितृधन ऋणम बराबर क्या होगा, आपके सामने लिखा होगा भ्रातृधन ऋणम बराबर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आप सब देख रहे हैं कि री के बाद री आ रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ताकि साथ में भी री लगा हुआ है ये, और ये भी री लगा हुआ है, और री मिलकर क्या बनता है, बड़ी री। देखो तो ये हो जाएगा, और बड़ी री हमेशा ऐसे बनता है, तो पित्त ऋणम। लेकिन अगर मॉडर्न की बात करें तो अभी आप जब भी कहीं कोई भी उदाहरण पढ़ेंगे तो हो सकता है आप ऐसे लगाने, लेकिन संस्कृत में आप ऐसे ही लगा हुआ पाएंगे। अगर हिंदी होता तो ऐसे न लगाकर सिर्फ एक ही लगा देते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर ऋषि, यहाँ पर ऋषि हो गया बड़ी ऋषि, तो आप समझ गए ये हो जाएगा भ्रातृणम। क्या हो जाएगा, भ्रातृणम हो जाएगा। इससे पूछा तो लिख दो मात्र और प्लस ऋणम, तो हो जाएगा मातृणम। समझ गए? तो इस प्रकार से री के आपके पास में उदाहरण बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको यहाँ तक बात जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है मेरे बच्चे तो आप हमको ज़रूर बताएं। अब देखो, आप एक संशय में आएंगे कि सर जी तो फिर ला का क्या होता है। याद रखना,
चूँकि ला का कभी कोई दीर्घ तो होता नहीं है, ठीक। जो ला होता है, जैसे एक हमारे पास में एक उदाहरण आता है, ये स्पेशल उदाहरण है, सब लोग इसको याद रखिएगा। एक उदाहरण होता है होत्रकार, ठीक। अब इसके देखो दोनों संधि विच्छेद सही होते हैं। अगर आपके सामने लिख के आ जाए होत्रधन हरिकार तो भी सही है, और यह आ जाए तो होत्रधन ऋकार तो भी सही है। देखो चूंकि कभी भी जो हमारा ली होता है उसका दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए आप याद करो, मैंने जब शुरू में पढ़ाया था मैंने कहा था री एवं ली के वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपने कहा था 30, 18 और 12 30 होती, याद करो मैंने कहा था। तो आपने कहा था सर जी 18 और 12 30 होती है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि जो री होता है वो री के समान वर्ण मान लिया है कात्यायन ने। ध्यान से सुनना, हमारे पास दो वर्ण हैं, एक हमारे पास वर्ण है री और दूसरा हमारे पास वर्ण है ली। इन दोनों वर्णों को कात्यायन साहब ने, किसने, कात्यायन ने इन दोनों को समान वर्णी माना है या सवर्णी मान लिया हुआ है। और जब बताओ कात्यायन ने इसको सवर्णी माना हुआ है तो री के बाद चाहे ली आए तब भी री, और री के बाद री आएगा तब तो री होएगा ही होएगा। तो जो होत्रकार है ना, इसको गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो, ऐसे। तो होत्रिकार में चाहे होत्रधन रिकार आए तब भी से री और री मिलाकर बड़ी री, या होत्रधन लिकार आए तब भी री और ली मिलाकर, चूंकि जो री है ना उसको री ही मान लिया गया है, कात्यायन ने माना है। सभी लोग याद रखें इसको, कात्यायन ने री को सवर्णी मान लिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि जो री है ना वो सवर्णी होता है, यानी री ली जो है, जो हमारा ये है, ये इसी के जैसा होता है। जो हमारा री है ये री के जैसा होता है, इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही होते हैं हमारे पास में, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आज के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि दूसरी जो संधि है वो विधिवत हो नहीं पाएगी, और दूसरी अगर हम करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको गुण संधि और आद्यार्थ संधियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम समझ सकते हैं कि एक संधि में वीडियो ये ख़त्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या करें, उदाहरण देने में थोड़ा सा वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो से हम प्रयास करते हैं कि एक वीडियो में 3 से 4 संधियों की चर्चा हो जानी चाहिए। आज हम यहीं आपसे विदा चाहेंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पढ़ते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। भला होता रहे आपका और भला करते रहें, यानी अपने मित्र समूहों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और तब तक के लिए मैं आपसे आज विदा चाहता हूँ। नमस्कार और जय हिंद। बाकी अगली क्लास में आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आने की कोशिश हम करते रहेंगे। नमस्कार।